तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है फैज़ान और थंबनेल से आप देखकर समझ गए होंगे कि आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ अपना लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ माय क्लासिक 350। ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ, फिर अपन चलेंगे राइड पे और उसके बाद बताऊँगा कि मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू इस बाइक के साथ कैसा रहा। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने इस बाइक को जो है वो चला लिया है 1 साल से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ और मैंने इस बाइक को चला लिया है, मैं एक बार चला के बता देता हूँ आपको। ये बाइक हो गई ऑन और इस बाइक को मैंने अभी तक चला लिया 11,175 किलोमीटर। 11,175 किलोमीटर 1 साल चली है, जिसमें मैंने एक लॉन्ग राइड लगाई है जो मैंने लगाई है कोटा से दिल्ली, जिसमें 500 किलोमीटर जाना और 500 किलोमीटर आने का था। तो वो मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया है, इसलिए अब ये बिल्कुल सही समय है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 साल का पूरी इस बाइक का रिव्यू मेरे साथ कैसा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो अपन बात कर लेते हैं फिट एंड फिनिश की। तो मेरे पास जो ये बाइक है ये है डार्क स्टेल्थ ब्लैक, जो कि आती है मैट ब्लैक कलर के साथ और सब कुछ जो है इसके अंदर ऑल ब्लैक है। ये जो एलॉय व्हील हैं ये कंपनी फिटेड आए हैं और ट्यूबलेस टायर के साथ आती है। ठीक है, आगे का जो व्हील है वो 19 इंचेस का है, पीछे का जो व्हील है वो 18 इंचेस का है। ठीक है, तो अभी तक अगर फिट एंड फिनिश और क्वालिटी की बात करी जाए तो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल टेक्टाइल हैं। अगर बात करी जाए स्विचेस की, गियर्स की, लीवर की, किसी भी चीज़ की बात कर लो तो फिट एंड फिनिश के अंदर किसी भी तरह की कोई क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं है। इनफैक्ट मतलब 1 साल के अंदर मुझे एक बार भी जो अपने ये मिरर्स हैं इन तक को टाइट कराने की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी है। ठीक है, इस बाइक की अभी तक 3 सर्विस जो है वो हो चुकी हैं, क्योंकि 10,000 वाली सर्विस कराकर ही मैं दिल्ली गया था। किसी तरह की कोई वाइब्रेशन, मतलब किसी भी तरह का कोई इसके अंदर रैटलिंग नॉइज़ किसी भी तरह का कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो बाइक है ये पूरी की पूरी मेटल में है, इसमें कोई प्लास्टिक पार्ट नहीं है। लाइट्स एंड ऑल सब कुछ अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्टली फिट है, ना साइलेंसर वगैरह किसी भी चीज़ में अभी तक कोई रैटलिंग नॉइज़ मुझे नहीं आई है। ठीक है, बट राइड क्वालिटी कैसी है और बाइक चलने में कैसी है वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँगा चलते चलते। तो एक बार बाइक को लेके चलते हैं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। राइट, तो बाइक को लेकर निकलते हैं और बात करते हैं सारी चीज़ों की। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ भाई, 1 साल से मेरे पास मुझे इस बाइक को लिए हुए 1 साल हो गया और मैंने इस बाइक को चला लिया है 11,100 किलोमीटर, जिसमें मैंने रिसेंटली अभी कोटा से दिल्ली की ट्रिप करी थी। तो अब शुरू करते हैं अपन अपनी बाइक का रिव्यू। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इंजन और गियर बॉक्स की। जैसे कि आपको पता है इस बाइक के अंदर आता है 349 सीसी का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp और पावर ऑफ, और ये करता है 27 Nm का टॉर्क। ठीक है, तो जब इस बाइक को अपन चलाते हैं और हाईवे के ऊपर मैं लेकर गया था, तो बेसिकली किसी भी चीज़ का पोटेंशियल जानने के लिए आपको लॉन्ग रूट पे जाना, वो ही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रॉपरली पोटेंशियल जो है बता सकती हैं। तो बाइक के अंदर टॉर्क जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब मुझे कहीं पे भी थ्रू आउट दी जर्नी अपनी पावर की कहीं पे भी कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, बाइक जो है वो बहुत स्मूथ चलती है, बहुत अच्छे से जो है वो पुल करता है। इसका जो इंजन है, जो 27 Nm का टॉर्क है, वो बहुत हेल्प करता है बाइक को पुल करने की। लेकिन मैं ये जो है ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट जो है रिव्यू होने वाला है, मैं कोई भी इसमें बायस नहीं रहूँगा और मैं जो है ये एक रिव्यू जो दे रहा हूँ एज अ यूज़र, एज अ कस्टमर। मतलब मैंने इसको जब इतना लॉन्ग टर्म चला लिया उसके बाद ही मैं इसकी सारी निगनैक्स आपको बता सकता हूँ। तो जो इसमें bhp ऑफ पावर है 20.2, वो उसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर नहीं जा पाते हो। मैं जब हाईवे पे इस बाइक को लेकर गया था तो मैं मैक्सिमम जो है वो जा पा रहा था 110, वो भी कब, जब मैं डाउन हिल जा रहा था। मतलब अगर मैं कोई फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा था तो वहाँ पे ये जो बाइक है वो 110 तक जा रही थी। बट जो इसकी बहुत अच्छी जो क्रूजिंग स्पीड है वो जो है वो 90 की है। मतलब 90 के ऊपर जो है आप इस बाइक को पूरे दिन आप इसको 90 के ऊपर चला सकते हो। कहीं पे भी पावर की कोई कमी महसूस नहीं होती, कहीं ऐसा नहीं लगा मुझे थ्रू आउट द जर्नी के इंजन जो है वो पावर लैग कर रहा है या अब उसको जान लगानी पड़ रही है या पावर लॉस हो रही है, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ है। टॉर्क की वजह से बाइक जो है वो 80 की स्पीड ऐसे पकड़ लेती है भाई। 80 की स्पीड बहुत आराम से चली जाती है, लेकिन 80 से 90 भी थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। लेकिन 90 से आगे जाने के लिए, क्योंकि विंड ब्लास्ट जो है वो काफ़ी आता है, आगे किसी तरह का कोई विंड प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसके ऊपर जाने के लिए आपको बाइक को एक्सट्रीमली पुश करना पड़ता है, जो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और
जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हो, आप स्पीड कर रहे होते हो 90-95 की स्पीड कर रहे होते हो, और जब आगे चल के कोई फ्लाईओवर आ जाता है तो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार नई पावर जो है वो बाइक के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, सो दैट वहाँ पे जो है थोड़ा सा पावर लैग का इशू आपको लगता है। लेकिन जब वो फ्लाईओवर से आप नीचे आते हो तो सारी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाती हैं। उसके बाद जो है वो अपन बात कर लेते हैं सीटिंग कंफर्ट की। तो भाई सीटिंग कंफर्ट जो है वो इस बाइक का टॉप नॉच है। मुझे नहीं लगता कि इस कैटेगरी में, इस रेंज तक में इतनी कंफर्टेबल सीट और इतनी कंफर्टेबल पोजीशन किसी भी बाइक के अंदर आती होगी या आती है। ऑल्दो मैंने अभी तक CB350 जो है वो लॉन्ग टर्म पे, होंडा की जो हाइनेस आती है CB350, वो मैंने लॉन्ग टर्म पे ट्राई नहीं करी है, सो दैट यही है। लेकिन इसका जो सीटिंग कंफर्ट है वो अनमैच्ड है। कहीं पे भी मुझे ना कभी बैक में इशू हुआ 500 किलोमीटर की राइड पे, ना मेरे हाथ पे कभी कोई स्ट्रेन आया, कहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि मैं थोड़ा ओवर वेट हूँ, तो जो बॉडी का वेट है वो बम के ऊपर आता है, उस वजह से थोड़ा सा मुझे बम पे पेन हो रहा था वेट की वजह से। बट बैक के अंदर क्योंकि मैंने पहली बार इतनी लंबी जर्नी करी थी तो पेन किसी भी तरह का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब जो है वो मैं बात करता हूँ इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए रॉयल एनफील्ड जानी जाती थी वो थी वाइब्रेशन। तो भाई हेड्स ऑफ है, मतलब जिस तरीके से ये जो J सीरीज़ का इंजन है इसको डेवलप किया है रॉयल एनफील्ड ने, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। मतलब वाइब्रेशंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अप टू द 90 की स्पीड ज़ीरो वाइब्रेशंस आती हैं, किसी तरह की कोई वाइब्रेशन जो है वो फील नहीं होती है। हाँ, जब आप 90 से ऊपर जाते हो और 100 पे जाते हो तो हल्की हल्की, मतलब स्वीट सी वाइब्रेशन आपको हैंडल बार पे और फुट पैक्स पे फील होने लगती है, जो कि बिल्कुल भी एनॉइंग नहीं होती है। किसी भी तरह का उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बाइक के अंदर फटीक जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे लॉन्ग जर्नी के अंदर। और सिटी के अंदर चलाने में तो खैर बात ही अलग है। सिटी के अंदर जब इस बाइक को चलाते हैं तो बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती है। ऑल्दो जो इस बाइक का कर्व वेट है वो 197 kg है, बट सिटी में चलाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी मुझे अभी तक इसमें नहीं हुई है, ठीक है। अब जो है मैं बात कर लेता हूँ इसमें इसके ब्रेक्स की। ये जो बाइक है इसमें फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक आते हैं और दोनों डुअल चैनल ABS है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ब्रेक्स के रिगार्डिंग कभी इसमें कोई इशू नहीं हुआ है। ब्रेक्स का बाइट बहुत अच्छा है, फ्रंट का भी और रियर का भी। ABS वर्क्स डेफिनेटली वेल, मतलब बहुत ही प्यारा काम करते हैं ABS। अगर फ्रंट वाले ABS की बात करी जाए तो वह बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलता कि वो किक इन हो रहा है, उसमें किसी तरह का पल्सेटिंग आपको फील नहीं होता है। वेयरएस अगर जो रियर वाला ABS है वो आपको जब आप शार्प ब्रेकिंग करते हो, इमीडिएट ब्रेकिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि ABS किक इन हुआ है और ABS आपको अपना काम करके दे रहा है, ठीक है। तो ब्रेकअप जो कॉन्फिडेंस आता है आपको जब आप हाई स्पीड पर जाते हो और आपको लगता है, और आजकल जो रोड्स हैं वो इतनी स्मूथ हो गई हैं कि आप ब्रेक लगाते हो और नॉन ABS वाली बाइक जो है उसमें स्किड होने के बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे जो है सीमेंटेड रोड भी बन रहे हैं, तो वहाँ पे बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा स्किड होती है। लेकिन जब से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ मुझे ब्रेकिंग के रिगार्डिंग कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ये सारा जो है मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ अपनी बाइक का, अपने यूज़र का, अपनी यूज़ का 1 साल का जो मैं जिस तरह से मैंने इस बाइक को चलाया है। तो मैंने आपको बता दिया अभी तक इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है और ब्रेक्स कैसे हैं। तो अब जो है वो बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो है सस्पेंशन। तो यार जब अपन इस बाइक को सिटी के अंदर चलाते हैं ना, तो जैसे मैं अभी सोलो चला रहा हूँ, तो इसका जो रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी हार्ड है। ऑल्दो ये अपनी सॉफ्टवेयर सेटिंग के ऊपर है, बट अकेले बंदे के लिए जब आप चलते हो तो ये काफ़ी हार्ड है और झटके डेफिनेटली महसूस होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे ब्रेकर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि बाइक कहीं पे भी जाती है ना तो आप एकदम से उचकते हो, तो आपको हमेशा ये रियलाइज़ होगा कि आपका सस्पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन अगर कोई पिलियन बैठा है ना और जो एवरेज वेट का बंदा है, किसी भी आप पिलियन को बिठा लोगे तो पीछे का सस्पेंशन इतना स्मूथ हो जाता है और बाइक इतनी कंफर्टेबल ग्लाइड करती हुई जाती है गड्ढों के ऊपर से कि आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलता। लेकिन ये जो सस्पेंशन हार्ड है, इसका जो सबसे मेन बेनिफिट है वो मुझे देखने को मिला अपनी लॉन्ग राइड के अंदर। जब मैं हाईवे के ऊपर जा रहा था तो बाइक की जो स्टेबिलिटी है हार्ड सस्पेंशन की वजह से वो इतनी कमाल की आती है कि बाइक बिल्कुल भी अपनी लाइन नहीं छोड़ती। जब आप चल रहे हो और हाई स्पीड के ऊपर आपको टर्न लेना है या कुछ भी लेना है, या हाईवे के ऊपर जब टर्न आता है, लंबे लंबे टर्न आते हैं, तो बिल्कुल भी आपकी बाइक जो है वो अपनी लाइन नहीं छोड़ती है और आपकी जो हैंडलिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है।
तो जो है वो मैं आपको बताता हूँ इसके नेगेटिव्स क्या क्या है, या मुझे इसके कौन कौन से नेगेटिव्स हैं जो अभी तक लगे हैं। तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अनोइंग है जो मुझे लगता है वो है ये इसका डिपर वाला बटन। ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि दिखने में तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और वैसे भी मतलब टेक्टाइल है, बिल्कुल कोई क्वालिटी के अंदर इशू नहीं है, लेकिन इसको यूज़ करना, आप जब ऐसे फिंगर से यूज़ करते हो ना, जब आपको डिपर करना होता है तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, जबकि आपको जब डिपर की ज़रूरत होती है तब आप ऐसे अपने थंब से इसको यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मतलब बहुत परेशान करता है। और डिपर आप ये समझ लो कि लगता ही नहीं है डिपर, अपन लगाते ही नहीं है, मतलब लग तो जाता है लेकिन अपन लगाते नहीं है, ठीक है। तो एक वो बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे इसमें कमी लगती है, इसको ज़रूर इसका कुछ ना कुछ रेक्टिफिकेशन होना चाहिए था। जो यहाँ पर डिपर वाला बटन आता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। और एक जो कमी मुझे इस बाइक के अंदर लगी थी वो थी इसकी हेडलाइट की। सिटी के अंदर तो ठीक ठाक है लेकिन उतना बढ़िया थ्रो और स्प्रेड नहीं है। ऑल्दो तो मैंने अपनी बाइक के अंदर जो है वो एलईडी चेंज करा ली थी, इसके अंदर जो है मैंने 25 वॉट का एलईडी का बल्ब लगाया था। मैं नहीं चाहता कि वो 60, 70, 80 वॉट का मैं एलईडी का बल्ब लगाऊं जिससे बैटरी के ऊपर किसी भी तरह का कोई लोड आए। तो एक ये कमी है, लाइट हो गई और आपका ये डिपर वाला बटन हो गया। उसके अलावा तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मुझे इस बाइक के अंदर जो है कमी लगती है। बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। बाइक को मनूवर करना बहुत ज़्यादा आसान है, सिटी में चलाने में कोई तकलीफ़ नहीं है, और हाईवे के अंदर तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल। बस एक जो विंड ब्लास्ट है वो डेफिनेटली आपको होता है, आपको वो परेशान करता है, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि विंड ब्लास्ट की वजह से भी बाइक जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर पाती है। 100 तक ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इजीली जो है पूरे दिन 80-90 के ऊपर क्रूज़ कर सकते हो। बाइक के अंदर किसी भी तरह की कोई पावर लॉस नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया शायद अपने रिव्यू के अंदर, वो बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फ़ील करा, और वो पॉजिटिव है कि भाई इसका गियर बॉक्स वो इतना ज़बरदस्त गियर बॉक्स है। मतलब 1000 किलोमीटर आने जाने के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फॉल्स न्यूट्रल डल गया हो। क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है, क्लच के अंदर कोई इशू नहीं है, लेकिन गियर बॉक्स ज़बरदस्त गियर बॉक्स है। इतना बढ़िया गियर स्लॉट होता है ना कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कोई नॉची फीलिंग नहीं है, कोई फॉल्स न्यूट्रल नहीं है, कुछ भी नहीं है। गियर बॉक्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। माइलेज का पता होना भी ज़रूरी है, मैंने शायद अभी तक कवर भी नहीं करा अपनी वीडियो के अंदर। तो सिटी के अंदर जो है मैंने हर बार मैं टैंक टू टैंक माइलेज को नापता हूँ, भाई क्या करें ना, नापना पड़ता है ना। तो हर बार जब भी मैं टैंक टू टैंक माइलेज नापता हूँ तो मुझे ये 34 का माइलेज जो है वो सिटी के अंदर देती है। मैंने n नंबर्स ऑफ टाइम कैलकुलेट करके देख लिया है, हर तरीके से कैलकुलेट करके देख लिया, तो सिटी के अंदर एवरेज आता है 34 का। और अभी जब मैं लॉन्ग रूट के ऊपर गया था 500 किलोमीटर्स के अंदर, तब मेरे को जो बाइक ने माइलेज दिया वो दिया भाई 27। जी हाँ, 27 का माइलेज जो है वो हाईवे के ऊपर बाइक ने मुझे दिया। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि बाइक ने 30 का माइलेज भी टच करा हो। तो सिटी के अंदर माइलेज ओके ही है, मतलब अच्छा है, लेकिन हाईवे के ऊपर जब अपन जाते हैं तो वहाँ पे माइलेज जो है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा। जब भाई गियर रेशो से एक चीज़ समझ में आई, इस बाइक के जो गियर रेशो हैं वो काफ़ी शॉर्ट है, उसकी वजह से अपने को बिल्कुल भी जो है बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाइक जो है अपने आप को बड़े गियर के अंदर कम स्पीड के ऊपर भी बहुत इजीली जो है वो पुल कर लेती है। तो गियर रेशो के अंदर अपने को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं झेलने को मिला। मतलब बाइक ने थ्रू आउट द जर्नी में यहाँ से दिल्ली तक गया, फिर दिल्ली से वापस कोटा तक आया, 500 किलोमीटर गया, 500 किलोमीटर आया, उसमें मुझे एक बार भी नॉट इवन अ सिंगल टाइम मेरी बाइक स्टॉल नहीं हुई है। एक बार भी जो है वो बाइक को स्टॉल होने की इशू मैंने एक बार भी फेस नहीं करा। तो गियर रेशो बहुत अच्छे हैं। शॉर्ट गियरिंग का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जो है बाइक को हायर गियर के ऊपर, लो स्पीड के ऊपर, लो आरपीएम के ऊपर जो है वो बाइक बहुत अच्छे से पुल करती है। आपको किसी भी तरह का बार बार गियर चेंज करने का इशू जो है वो नहीं मिलता है। तो गाइस, ऐसा कुछ था मेरा पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस अपनी बाइक के साथ, क्लासिक 350 के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा,
और भाई जाते जाते ये बता दूं कि बाइक जो है वो बहुत ही गज़ब है। मतलब आपका हमेशा हमेशा साथ देगी। बस आपको अपनी बाइक को रेगुलर मेंटेन करना है, प्रॉपर सर्विस करानी है, इंजन ऑयल हमेशा चेक रखना है। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है इसकी चेन। तो हर 500-600 किलोमीटर चलाने के बाद आप चेन को प्रॉपर्ली क्लीन करें, चेन को ल्यूब करें। चेन के ऊपर किसी भी तरह का कोई दूसरा ऑयल ना डालें, जो प्रॉपर चेन ल्यूब आता है उसी का यूज़ करें। तो चेन आपकी लंबी भी चलेगी, आपका स्प्रॉकेट का लाइफ भी अच्छा रहेगा। तो यही सब था मेरी तरफ से। मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अलविदा, सी यू, टेक केयर।